मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत में हम लोग यहाँ पे वानथेनियन से के जो दिए गए हैं कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये कई जो कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत है वो कई लोगों द्वारा दिया गया है, जिसमें सिंक्लेयर है, ओलाफ जोनासन है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता है वो कृषि जो वानथेनियन है उन्हीं के द्वारा सर्वाधिक मानी जो कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत है। ठीक है, तो ये जो वानथेनियन थे ये एक जर्मन विद्वान थे और जर्मनी में ही एक क्षेत्र था रोस्टॉक या मैक्लेनबर्ग। ठीक है, रोस्टॉक क्षेत्र एक था, रोस्टॉक के मैक्लेनबर्ग क्षेत्र से, मैक्लेनबर्ग। ठीक है, मैक्लेनबर्ग स्टेट क्षेत्र के जो आंकड़ों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो ये जो विद्वान थे वानथेनियन, इनका सिद्धांत का प्रतिपादन आज से लगभग 200 वर्ष पहले किया गया था, अर्थात लगभग 1826 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वो जर्मनी के जो क्षेत्र था रोस्टॉक इसके पे आधारित था। तो कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि स्थानीयकरण का, ये था कि जो भूमि उपयोग का किस ढंग से परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में व्याख्या करना था। ठीक है, ये इन्होंने माना है, जो वानथेनियन ने माना है कि कोई एक क्षेत्र है, एक शहर है, नगर है, ये मार्केट एरिया है नगरी, और इसके जो चारों ओर का जो क्षेत्र है वो लगभग ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, उसके चारों ओर का क्षेत्र ग्रामीण है और उसका मेन मार्केट एरिया है। तो केंद्र से अर्थात नगर से बाहर की तरफ जाने पर किस प्रकार के भूमि के उपयोग में परिवर्तन आ रहे हैं, इसकी व्याख्या करना इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य इनका ये है, लेकिन जो वानथेनियन का जो सिद्धांत है वो कई मान्यताओं पर आधारित था। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इनकी मान्यता थी। ठीक है, मान्यताएं, ये वानथेनियन का मानना ये था कि जो क्षेत्र है वो भौतिक रूप से समरूप क्षेत्र है। भौतिक रूप से मतलब कि पूरा जो क्षेत्र है लगभग समान भौतिक दशा उसमें पाई जाती है। भौतिक दशा समरूप होगा उसमें। ठीक है, भौतिक दशा में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मृदा आ जाएगा, जलवायु होगा, सिंचाई का जो साधन है और उर्वरकता। ठीक है, इसमें आ जाएगा मृदा, उसके बाद से जलवायु वहाँ की, उसके बाद से सिंचाई और उर्वरकता। उर्वरकता अर्थात उस क्षेत्र का फर्टिलिटी, उपजाऊपन। ठीक है, लगभग उस क्षेत्र का ये मृदा, जलवायु, सिंचाई इत्यादि सभी चीज़ समान होगा। ठीक है, पूरे प्रदेश में समान रूप से जो पूरे क्षेत्र का उर्वरकता या उपजाऊपन भी समान होगा। दूसरा इनका मान्यता था कि वहाँ के जो कृषक होंगे आर्थिक मानव होंगे, आर्थिक मानव या विवेकी मानव होंगे। ठीक है, कृषक कैसे होंगे, वहाँ के विवेकी मानव होंगे, विवेकी या आर्थिक भी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक मानव होंगे। आर्थिक मानव से तात्पर्य या विवेकी मानव से तात्पर्य है कि जो वहाँ के जो कृषक होंगे, जो फसल का उत्पादन करेंगे या फसल का जो चयन करेंगे वो अधिकतम लाभ पे आधारित होगा। ठीक है, जिस फसल में ज़्यादा मुनाफा मिल रहा हो, ज़्यादा लाभ हो रहा हो, उसका उत्पादन करेंगे। ठीक है, अगला जो इनका मान्यता था, इनका मानना ये था कि उत्पादन लागत, जो पूरे क्षेत्र में उत्पादन लागत समान होगा।
उत्पादन लागत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि उस क्षेत्र में जितना क्षेत्र पूंजी जो बीज होगा, बीज का समान दाम होगा, ठीक है, और ले आने का जो परिवहन व्यय होगा वही समान होगा। मतलब कुल मिला के जो उपजाने में, किसी फसल को उपजाने में पूरा लगा हुआ पूंजी, उसको उत्पादन लागत कहते हैं, ठीक है। तो सभी क्षेत्र में लगभग समान ही होगा, ठीक है। अगला इनका मान्यता है कि परिवहन लागत, पूरे सभी क्षेत्रों में परिवहन लागत समान होगा। जो परिवहन का जो खर्च होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पे, उतना दूरी कहीं भी तय करेंगे तो उतना ही पैसा लगेगा, ठीक है। तो परिवहन लागत समान होगा। इसके अतिरिक्त जो परिवहन व्यय होगा, किस चीज़ पर निर्भर करेगा, दूरी और भार पर निर्भर करेगा, ठीक है। दूरी और भार पर निर्भर करेगा। दूरी और भार मतलब कि यदि दूरी बढ़ेगी तो परिवहन व्यय बढ़ेगा, और भार भी बढ़ेगा तो परिवहन व्यय बढ़ेगा। तो एक दूसरे के पर अच्छे पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कि जब ये बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो परिवहन व्यय बढ़ेगा, या भार बढ़ेगा तो भी परिवहन व्यय बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इस रिलेशन पर परिवहन व्यय का निर्धारण होता है, ठीक है। और अगला है, इन्होंने जो वैंथेनिन है एक आइसोलेटेड रीजन के बारे में संकल्प और मान्यता दी है। आइसोलेटेड रीजन मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जो कि पूरे जो क्षेत्र में, ठीक है, ये ऐसा क्षेत्र होगा कि पूरे प्रदेश में मात्र एक ही नगर होगा, ठीक है। मात्र एक ही नगर होगा और कोई दूसरा नगर इसमें नहीं होगा। एक ही नगर होगा, जो आसपास कुछ क्षेत्र होगा सभी ग्रामीण क्षेत्र होगा, और ग्रामीण क्षेत्र सभी क्षेत्र में कृषि का ही उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। इसमें खेती ही किया जाएगा, ठीक है, और दूसरा कोई कार्य इसमें नहीं होता है, माने ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये विलग क्षेत्र या प्रदेश का माने हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और परिवहन साधन में क्या होगा, परिवहन साधन, ये पूरे क्षेत्र में परिवहन साधन कैसा होगा, मात्र एक ही साधन होगा, वो होगा घोड़ा गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी। क्योंकि ये सिद्धांत आज से 200 वर्ष पहले दिया गया था, तो उस समय जो परिवहन का मुख्य साधन क्या हुआ करता था, घोड़ा गाड़ी ही हुआ करता था, ठीक है। तो उसी के आधार पर ये क्षेत्र का अध्ययन किया गया है, ठीक है। माने हैं कि परिवहन जो साधन होगा एक ही है, घोड़ा गाड़ी होगा, ठीक है। तो इन्हीं मान्यताओं के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। इस सिद्धांत का उद्देश्य, इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि उपयोग में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसका व्याख्या करना है, ठीक है। तो जो सिद्धांत हम लोग देखेंगे कि जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से भूमि उपयोग में परिवर्तित होते जा रहा है, उसका क्या कारण है, उसी का व्याख्या करना है, ठीक है। उद्देश्य क्या हो जाएगा, भूमि उपयोग में परिवर्तन, ठीक है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन की व्याख्या करना, राइट। इसी उद्देश्य से ये प्रेरित होकर सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। ये सिद्धांत मुख्य रूप से 2 चीज़ों पर आधारित था, ठीक है। इस सिद्धांत का आधार क्या था, 2 आधार था। पहला क्या आधार था, फसल गहनता, ठीक है। फसल गहनता अर्थात पूरे क्षेत्र में कौन सा फसल बोया जाएगा इसका निर्धारण
फसल गहनता का द्वारा किया जाएगा कि कहाँ पे कौन से गहन कृषि की जाएगी या फिर विस्तृत कृषि की जाएगी, या फसल का चयन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये किस पे निर्भर था फसल गहनता? फसल गहनता क्या है? उत्पादन लागत पे। ठीक है, ये किस पे निर्भर करता है? उत्पादन लागत ने किस फसल को उत्पादन करने में लागत क्या आएगा, इसके साथ साथ परिवहन व्यय। ठीक है, परिवहन व्यय के साथ साथ बाजार मूल्य उसका कितना है, बाजार मूल्य अर्थात किस फसल का उत्पादन किया जाएगा कि बाजार में उसका कीमत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसको बाजार मूल्य कहा जाता है। ठीक है, और चौथा है उत्पादकता। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति इकाई क्षेत्र में कितना वो फसल का उत्पादन होता है। कोई फसल होता है कि प्रति एक हेक्टेयर क्षेत्र में उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ये 3 चीज़ पे आधारित है फसल की गहनता माना गया है। ठीक है, तो इस पर आधारित है फसल की गहनता निर्धारण किया जाएगा या किस फसल का चयन किया जाएगा, इस पर निर्धारित है। इसको एक डायग्राम के भी माध्यम से देख सकते हैं। इसको मान लीजिए कि परिवहन इधर डिस्टेंस है, दूरी है, और इधर क्या है, परिवहन लागत है, परिवहन लागत। ठीक है, तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो एक मान लीजिए कि एक प्रकार का फसल है, इसको जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है परिवहन लागत भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा है कोई ये फसल के लिए है, मान लीजिए ये है बी फसल के लिए है। ठीक है, तो ये परिवहन, ये लागत इसमें परिवहन लागत है इसमें, तो किस प्रकार की खेती की जाएगी इसका निर्धारण इससे किया जाता है। ठीक है, तो ये इधर वाला जो क्षेत्र होगा कोशिश यही किया जाएगी कि जिसका लागत इसमें ज़्यादा मतलब कि लाभ मिले। ठीक है, इस प्रकार का केंद्र से जो आसपास के जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की खेती की जाएगी, जिसमें लगभग साग सब्जी जैसे यहाँ पे है। ठीक है, साग सब्जी या दूध उत्पादन, इस प्रकार का कार्य इधर किया जाएगा नज़दीक वाले क्षेत्र में। और जबकि इधर वाले क्षेत्र में क्या किया जाएगा, विस्तृत कृषि टाइप का किया जाएगा, मतलब गेहूं का उत्पादन, अनाज का उत्पादन इत्यादि किया जाएगा। ठीक है, इधर क्या किया जाएगा, अन्न का उत्पादन होगा, अन्न का उत्पादन किया जाएगा इस क्षेत्र में। ठीक है, इसी आधार पर ये कौन सा फसल का चयन किया जाएगा, इस पर यह निर्धारित होता है फसल गहनता के आधार पर। ठीक है, और दूसरा मान्यता है आधार क्या है इनका दूसरा जो आधार है कृषि गहनता है, और दूसरा है अगला है भूमि उपयोग। ये लगभग इसी से रिलेटेड है। भूमि उपयोग कैसा होगा, केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि उपयोग में कैसा होगा कि जैसे इसी पे देख लीजिए, भूमि उपयोग मतलब कि कौन सा फसल चयन किया जाएगा। ठीक है, ये भी मान लीजिए परिवहन लागत है और इधर डिस्टेंस है, तो ये किस प्रकार का खेती की जाएगा। तो यही मान लीजिए एक फसल है, दूसरा फसल ये है, तो इस फसल में जो नज़दीक होगा इधर गहन कृषि की जाएगा। ठीक है, ऐसा कृषि होगा कि जो गहन कृषि संबंधित है। आर्थिक भूगोल में या कृषि भूगोल में आप लोग पढ़े होंगे कि गहन कृषि कैसा होता है और विस्तृत कृषि कैसा होता है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में गहन कृषि किया जाएगा, जबकि इधर विस्तृत कृषि होगा। ठीक है, विस्तृत कृषि जिसमें क्या होता है, जोत का आकार होता है काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, उसमें मशीनीकरण काफ़ी ज़्यादा होता है, श्रम लागत उसमें काफ़ी कम होता है, या श्रम का यूज़ कम किया जाता है विस्तृत खेती में। जबकि गहन कृषि में क्या होता है, श्रम उसमें ज़्यादा मानव श्रम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो खेतों का आकार होता है इसमें छोटे छोटे खेत होते हैं और
इसमें क्या होता है, जो श्रम इसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार खेती यहाँ पर क्या की जाएगी, जो केंद्र से नज़दीक जो होगा किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से विस्तृत खेती की जाएगी। तो ये दो मान्यताओं पर आधारित इनका मान्यता, दो आधार पे इनके जो सिद्धांत हैं इसका प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तो ये रहा उद्देश्य और आधार, ठीक है। और वानथेन्यो ने माना कि ये किस फसल का उपजाया जाएगा या किस फसल का उत्पादन किया जाए, तो उसके लिए एक आर्थिक लगान शब्दावली का यूज किए। आर्थिक लगान, ठीक है। आर्थिक लगान क्या होता है, आर्थिक लगान वो होता है कि प्रति इकाई उत्पादन में सर्वाधिक किस फसल पर ज़्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि 1 केजी उत्पादन किसका किया जाए, गेहूं का किया जाए, 1 केजी गेहूं का उत्पादन किया जाए और 1 केजी मक्के का उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक मुनाफा किसमें मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, क्योंकि 1 केजी का दाम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मक्के का दाम मुश्किल से 15 रुपया होगा एवरेज, और गेहूं का कितना हो जाएगा, 25 से 35 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो किसका उत्पादन कृषक करेगा, गेहूं का उत्पादन करेगा, ठीक है। क्योंकि कृषक कैसा है, विवेकी मानव है या आर्थिक मानव है, इसलिए फसल का चयन क्या करेगा, गेहूं का फसल उपजाने के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, इसको आर्थिक लगान की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। आर्थिक लगान को बाद में चल के जो विद्वान हैं, दूसरे विद्वान हैं, वो क्या नाम दे दिए, स्थानीयकरण लगान नाम दे दिए इसी का, स्थानीयकरण लगान, स्थानीयकरण लगान इसका नाम दे दिए, ठीक है। ठीक है, स्थानीयकरण लगान दे दिए। अब ये स्थानीयकरण लगान निकाला कैसे जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक जो वानथेनिन महोदय हैं एक शब्दावली का यूज़ किया है या फार्मूले का यूज़ किए हैं, सूत्र का यूज़ किए हैं, उसके माध्यम से पता चलेगा कि स्थानीयकरण लगान किसमें सर्वाधिक है, ठीक है। उसके लिए एक फार्मूला दिए हैं, फार्मूला है जिसके LR इक्वल टू लोकेलिटी रेवेन्यू, LR इक्वल टू क्या होता है, Y माइनस M माइनस C माइनस Y DT, ठीक है। इस फार्मूला के यूज़ करके क्या निकाला गया, स्थानीयकरण लगान या आर्थिक लगान निकाला गया है, ठीक है। इसको भी मेंस के टॉपिक में आप लिखेंगे तो ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा, इस मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इसमें L क्या है, LR क्या है, आर्थिक लगान है, ठीक है। Y क्या है, इसमें ये उपज है, जो भी फसल है उसका उपज, फसल का उपज, ठीक है। M क्या है, मार्केट प्राइस है या बाजार मूल्य, उस फसल का बाजार मूल्य कितना है वो है, बाजार मूल्य है, ठीक है। और C क्या है, इसमें जो फसल उगाया जा रहा है उसका कुल लागत है उसमें, ठीक है। और D क्या है, डिस्टेंस मतलब दूरी है, शहर से जो नगर है बीच में नगर से दूरी है, ठीक है। और T क्या है, परिवहन व्यय है, ठीक है। इस प्रकार से ये आर्थिक लगान किसी भी फसल का निकाला जा सकता है, तो पता चलेगा कि कौन सा फसल बोया जाए, कौन नहीं बोया जाए, ठीक है ना। तो ये है ये फार्मूला। अब इसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत देखते हैं कि कैसा वो उनका भूमि उपयोग का प्रतिरूप कैसा बन पा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत कैसे इसका प्रतिरूप बन पा रहा है। इन्होंने वानथेनिन ने माना है कि इस प्रकार की जब मान्यता रहेंगी, आधार ये रहेगा और फसल का जो चयन होगा
इस प्रकार से यदि किया जाएगा आर्थिक लगान लेकर के, तो एक केंद्र से चारों तरफ एक संकेंद्रीय वृत्त के रूप में जो पेटियों के रूप में विस्तृत होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बीच में नगर है, तो इसके जो चारों ओर होगा 6 पेटियों का विकास होगा। ठीक है, 6 पेटी होगा जिसमें ठीक है, ये 6 पेटी लगभग बराबर ही है। ठीक है, 6 पेटी है। तो 6 पेटी के बताया कि वंथिनीन महोदय का मानना है कि 6 पेटी का विकास होगा। जो पहली पेटी होगा इसमें कौन किस प्रकार की खेती की जाएगी? गहन कृषि की जाएगी। ठीक है, गहन कृषि अर्थात इसमें जो पहला पेटी होगा इसमें साग सब्जी उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, साग सब्जी और दुग्ध का उत्पादन किया जाएगा। दुग्ध का उत्पादन किया जाएगा, जो खराब होने वाले जो सामान होगा उसका उत्पादन किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी शहर में या बाज़ार में पहुंचाया जा सके। ठीक है, दूसरा जो पेटी है, ठीक है, दूसरा ये वाला जो पेटी है इसमें क्या किस चीज़ का उत्पादन किया जाएगा? जलावन की लकड़ी का। ठीक है, ये ईंधन के रूप में जलावन की लकड़ी का, जलावन की लकड़ी का क्या हुआ, इसमें वन लगाया जाएगा वहाँ पर कि जिससे जलावन की लकड़ी मिल सके। ठीक है, और जो तीसरा क्षेत्र होगा वो क्या होगा? तीसरा क्षेत्र जिसमें फसल उत्पादन किया जाएगा, अन्न उत्पादन किया जाएगा इसमें। ये होगा, ऐसा क्षेत्र होगा तीसरा पेटी। ठीक है, ये इसमें अन्न का उत्पादन किया जाएगा। इस पेटी में एक भी प्रति क्षेत्र नहीं होगा, प्रति रहित अन्न उत्पादन। ठीक है, प्रति रहित, राइट, अन्न का उत्पादन किया है तीसरी पेटी में। चौथी पेटी में क्या किया जाएगा? चौथी पेटी में भी अन्न का उत्पादन किया जाएगा, लेकिन उसमें प्रति क्षेत्र भी रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें सप्तवर्षीय फसल चक्र इसमें होगा। अन्न उत्पादन के साथ साथ क्या होगा? ये प्रति रहेगा इसमें। ठीक है, कुछ भाग इसमें प्रति भी छोड़ा जाएगा। प्रति किस प्रकार का होगा? सप्तवर्षीय फसल चक्र इसमें होता है। सप्तवर्षीय फसल चक्र, ठीक है, इसमें सप्तवर्षीय फसल चक्र का भी उत्पादन होगा। ठीक है, और जो पांचवी पेटी क्या होगा इसमें? पांचवी पेटी में क्या होगा? त्रिस्तरीय या 3 खेत प्रणाली इसका यूज किया जाएगा। 3 खेत प्रणाली। ये 3 खेत प्रणाली क्या होता है? इसमें 3 प्रकार का खेतों का यूज किया जाएगा। पहला में मैंने 1/3 भाग में अन्न का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा 1/3 भाग में क्या किया जाएगा? प्रति रखा जाएगा। और तीसरा जो 1/3 भाग होगा उसमें क्या होगा? चारागाह हुआ या पशुचारण का कार्य किया जाएगा। पशुचारण या चारागाह कहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये पांचवी पेटी है। और छठी पेटी में क्या होगा? छठी पेटी जो कि पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन या ये भी चारागाह इसमें। ठीक है, ये 6 पेटियों का इसमें इन्होंने बताया है। ठीक है, 6 पेटियाँ ये दिख रहा है, 6 पेटियों का विकास हो जाता है इस प्रकार से।
लेकिन ये इन मान्यताओं के पे आधारित होता है। लेकिन हुआ क्या कि जब इस सिद्धांत का जब व्याख्या किया गया, डिटेल में बताया गया, तो कई आलोचना इसकी होने लगी। पहले तो आलोचना यही होने लगी कि ये जो ऐसा विलग क्षेत्र की बात की है कि जिसमें मात्र एक ही नगर हो, ये संभव नहीं है या मिलना काफ़ी कठिन है। ठीक है, भले ही इतने इसके बराबर, इसके रैंक के बराबर शहर नहीं हो, लेकिन कम से कम इससे छोटा तो शहर हो ही सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कई प्रकार से आलोचना की जाने लगी। उसके साथ साथ इनको जो परिवहन साधन के बारे में डिस्कस किए हैं कि मात्र एक परिवहन साधन घोड़ा गाड़ी है, इसका भी आलोचना किया जाने लगा कि परिवहन का साधन केवल घोड़ा गाड़ी भी नहीं हो सकता है, अन्य साधन भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें एक संशोधन किया, जो कई बार संशोधन किए, जिसमें पहला संशोधन है, देखते हैं हम लोग पहला संशोधन क्या किए इस में, सिद्धांत में जो पहला बार संशोधन किए, जो पहला संशोधन किए इसमें फर्स्ट संशोधन में ठीक है, पहला संशोधन में क्या किया, इसमें दो चीज़ शामिल की। जो पहला चीज़ शामिल की, इसमें एक उपनगर की बात की है कि भाई मेन जो सिटी है उसके अतिरिक्त और भी अन्य भी नगर हो सकते हैं। ठीक है, एक उपनगर, ठीक है, की बात की। और दूसरा की जो है परिवहन साधन में एक नदी की बात की कि नदी के द्वारा भी परिवहन का कार्य किया जा सकता है। ठीक है ना, वो नदी के द्वारा परिवहन व्यय में लगभग 1/10 भाग इसका। ठीक है, जैसे घोड़ा गाड़ी में जितना परिवहन व्यय लग रहा था, उसका नदी के द्वारा यदि व्यय किया जाएगा तो 1/10 ही उसमें परिवहन व्यय लगेगा। ठीक है, तो इसके आधार पे इन्होंने संशोधन किया, और संशोधन किए तो जो सिद्धांत कैसा बना, या भूमि उपयोग का प्रतिरूप कैसा बना, अभी देखते हैं। ये बीच में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये नगर है, और इसके चारों ओर एक नदी का इसमें निर्माण दिखाए। एक नदी है जिसके द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता है। अब यदि बीच में नदी आई तो भूमि को उपयोग में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा। जो पिछले बार सिद्धांत में अपना 6 केंद्रीय परत बनाए थे या पेटियाँ बताए थे, वो भी इसमें भी 6 केंद्रीय पट्टियाँ भी होगी, लेकिन उसका जो आकार होगा, आकार पूरी तरह से गोलाकार नहीं होगा, वृत्ताकार नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, जो नदी के साथ साथ धीरे धीरे सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो नदी के साथ साथ ये दूसरा जो परत होगा ये थोड़ा सा लंबाकार हो जाएगा, तीसरा परत होगा इस प्रकार बनेगा। ठीक है, चौथा परत, ठीक है, भूमि उपयोग में इस प्रकार से भूमि उपयोग में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे हम लोग अभी पिछली बार वो डिस्कस किए थे, ये इसमें भी जलावन की लकड़ी, दुग्ध उत्पादन का कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी जलावन का लकड़ी होगा, लेकिन ये नदी के साथ साथ धीरे धीरे इसका क्षेत्र भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार, और इसमें एक उपनगर भी होगा इसमें। ठीक है, एक उपनगर की बात की है, एक उपनगर भी होगा, तो भूमि उपयोग में इस प्रकार से परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो पहला संशोधन इसी प्रकार से बताया कि जिसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन इस प्रकार से आ गया। ठीक है, लेकिन इसके भी कई तरह से आलोचना किए जाने लगा। जिस प्रकार से मान्यताएं दिए हैं, मान्यता भी इतना ज़्यादा जटिल है या ऐसा मिलना ही असंभव है, इस वजह से भी इसका भी आलोचना किया जाने लगा। ठीक है, तो इसके बाद से सेकेंड संशोधन किए तो इसमें क्या है कि इसमें जो जलावन की लकड़ी वाला क्षेत्र था, इसको जलावन की लकड़ी का जो क्षेत्र है इसको बाहर कर दिया गया कि था जैसे जैसे समय बदला, समय के साथ साथ धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुआ, और जो ईंधन का मुख्य साधन जो जलावन की लकड़ी था, वो जलावन की लकड़ी न होकर अन्य जो साधन होने लगा, इसलिए जो जलावन की लकड़ी का जो परत था उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, और सबसे जो पूरे पेटी के बाहरी भाग में जलावन की लकड़ी का उपयोग, उसके लिए उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका
इस प्रकार से इनका जो सिद्धांत बना। ठीक है, अब इस सिद्धांत का कई तरह से भी आलोचना किया जाने लगा। ठीक है, जो भी मान्यता जो एंथनी ने माने थे, कई मान्यताओं को पर ही संदेह उठाया जाने लगा। ठीक है, और जैसे जैसे समय बदलता गया, तकनीकियाँ भी बदलती गई, प्रौद्योगिकी भी बदलती गई, परिवहन के साधन, भूमि उपयोग में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया। ठीक है, वर्तमान समय तो और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि डिजिटल जो इंडिया है या फिर डिजिटल कार्यक्रम ज़्यादा चलाए जा रहे हैं, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें तकनीकियों में परिवर्तन आया है। ठीक है, जिससे परिवहन साधन में कई परिवहन साधन हो गए हैं। इसके साथ साथ जो सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से भी कई चीज़ों में विकास हुआ है। साथ साथ जो शीतगृह हैं या प्रिजर्वेटिव का भी यूज़ किया जाने लगा है। किसी कोई भी चीज़ यदि ख़राब न हो, जैसे दूध है, इस समय देख रहे हैं कि 2 या 3 दिन तक दूध का चल जा रहा है, 1 दिन का पैक किया हुआ 2 या 3 दिन तक चल जा रहा है। ठीक है, इसमें प्रिजर्वेशन का भी व्यवस्था कर दिया गया है और साथ साथ शीतगृह या जो फ्रिज का भी व्यवस्था कर दिया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा वो आवश्यकता नहीं है कि जो शहर के जस्ट बगल में ही दूध का उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके भूमि उपयोग में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आलोचना क्या क्या है इनकी। ठीक है, इस सिद्धांत की आलोचना। आलोचना इस सिद्धांत क्या है? जो पहला आलोचना इसी पर किया जाता है कि ये ऐसे प्रदेश की व्याख्या किए हैं या बात किए हैं जो वास्तव में संभव ही नहीं है। एक विलग प्रदेश जो कि बात किए हैं। ठीक है, विलग प्रदेश के ऐसा क्षेत्र को माने हैं कि जहाँ पे कोई भी एक ही केवल नगर हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसके लिए इसके आधार पर भी इनकी आलोचना किया जाता है। कोई भी इस समय वर्तमान क्षेत्र है कि एक मुख्य नगर है, तो उसके आसपास छोटे छोटे नगर भी कई विकसित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर भी इनकी आलोचना किया जाता है। दूसरा आलोचना किया जाता है इनके भौतिक जो स्वरूप को समरूप जो बताए हैं, यही